हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। यानी किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप के ऊपर किस प्रकार निर्भर करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसके तापमान में हम वृद्धि करते हैं तो उसके जो अभिक्रिया होने की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो तेज हो जाती है। तो इसके बारे में देखेंगे हम यहां पर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री तापमान वृद्धि करेंगे अगर उसमें तो उसके वेग स्थिरांक में लगभग दुगुनी वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान देना, जितना हम तापमान बढ़ाएंगे और हम अगर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो उसका जो वेग स्थिरांक है वो दुगुना हो जाएगा। फिर आगे फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो फिर उसका वेग स्थिरांक जो है और दुगुना हो जाएगा। तो यहां पर देखो एक एग्जांपल लिया गया है। N2O2 के वियोजन में पदार्थ का जो प्रारंभिक मात्रा है उसकी आधी मात्रा में वियोजन होने का जो समय है वो 0 डिग्री पर 10 दिन है। अब कैसे है देखो, ध्यान देना। जैसे कि N2O2 जो है इसके हमारे पास में प्रारंभ में मान लेते हैं कि 10 अणु थे। ये प्रारंभिक संख्या है 10 अणु और तापमान है 0 डिग्री। अब ये जो अभिक्रिया हो रही है तो ये क्या हो रहा है, इनका वियोजन होकर कोई दूसरे उत्पाद बन रहे हैं। तो अभिक्रियकों की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटेगी। तो ऐसे होते होते अगर इसके आधे 5 अणु वियोजित हो गए तो इन 5 अणु के वियोजन होने में जो समय लगा वो है यहां पर 10 दिन। कितने तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो अभिक्रिया की जो रफ्तार है, स्पीड है, जो वेग है वो बढ़कर तेज हो जाएगा। और जो अभिक्रिया 10 दिन में हो रही थी 0 डिग्री पर वो 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे में ही कंप्लीट हो गई। तो ये है। और अगर इसकी जो स्पीड, ये जो क्या बोलते हैं इसको, तापमान और बढ़ाएंगे अगर हम 25 डिग्री से कर दिया हमने 50 डिग्री सेल्सियस तो ये अभिक्रिया 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो देख रहे हो यहां पर आप कि तापमान बढ़ाने का जो फर्क है वो दिख रहा है अभिक्रिया के वेग पर। किस प्रकार कोई अभिक्रिया ताप के ऊपर, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप के ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं अभिक्रिया की जो वेग है वो बढ़ रहा है और वो फास्ट हो रही है। तो यहां पर ये अभिक्रिया वेग की ताप पर जो निर्भरता है, अब ये थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे यहां पर। तो ध्यान देना, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक थे अरेनियस। उन्होंने एक समीकरण दिया, K बराबर A e की पावर माइनस EA बटा RT। तो ध्यान देना, ये अरेनियस समीकरण है जो साइंटिस्ट अरेनियस ने दिया था। और किसके लिए दिया था? ये अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए दिया था। अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। यहां पर ए क्या है? ए जो है वो अरेनियस गुणक है, या इसको बोल दो हम आवर्ती गुणक। आर जो है वो यहां पर गैस स्थिरांक है और ई जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, टी जो है वो तापमान है। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके समझे बिना हम ये सारी चीजें नहीं समझ सकते। तो अब इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये सक्रियण ऊर्जा क्या है। ये इसका मात्रक है यहां पर जूल प्रति मोल। तो देखते हैं अब सक्रियण ऊर्जा के बारे में अपन स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता लेते हैं। जैसे कि यहां पर H2 प्लस I2 अभिक्रिया करके बना रहे हैं यहां पर HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां पर ये सारे गैसीय अवस्था में है। तो ध्यान देना, जब इनके आपस के बॉन्ड, जैसे कि H2 है तो ये H और H के बीच में रासायनिक बॉन्ड बना हुआ है, और ये I2 है तो I के बीच में रासायनिक बॉन्ड बना हुआ है। तो जब तक इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक उत्पाद
या कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं। तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो कुछ यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें हम देखेंगे अलग अलग यहां पर ऊर्जा है। जैसे कि ये जो H2 और I2 है, इनके जो अणु हैं ये गतिमान अवस्था में है, तो इनके पास में गतिज ऊर्जा है और ये आपस में टकराते रहते हैं। तो जिनके पास में पर्याप्त गतिज ऊर्जा है या पर्याप्त ऊर्जा से वो टकराते हैं और एक निश्चित दिशा में टकराते हैं, निश्चित अभिविन्यास में, तो वो आपस में अपने बॉन्ड तोड़कर और नया बॉन्ड बना के उत्पाद बना देते हैं। तो सबसे पहले देखना यह है कि इनकी जो ऊर्जा है, औसत ऊर्जा, क्यों गति करते रहते हैं ये, तो पूरे अभिक्रियकों की यहां पर जो औसत ऊर्जा है उसको यहां पर हमने ER से दर्शाया है। ध्यान देना, ER यहां पर अभिक्रियकों की औसत ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से ये आपस में टकराते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब देखो एक यहां पर आ रहा है ET, जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो संघट करना या टक्कर करना, संघट करने वाले अभिक्रियकों की वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान देना, टकराने वाले जो अभिक्रियक है उनकी वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा पर रासायनिक बॉन्ड टूटते ही नहीं है। तो कम से कम इतनी इससे ऊपर की ऊर्जा चाहिए रासायनिक बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो ध्यान देना, संघट करने वाले अभिक्रियकों की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा पर उनके रासायनिक बंध नहीं टूटते, उस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं देहली ऊर्जा और इसे ET से व्यक्त करते हैं। तो ये यहां पर देहली ऊर्जा है, रासायनिक बॉन्ड तोड़ने के लिए न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा है उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्योंकि जब तक इनके आपस के रासायनिक बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको हमने दर्शाया ET से। अब देखो इनके बॉन्ड जब टूटने की प्रक्रिया हुई तो एक मध्यवर्ती बनता है। तो मध्यवर्ती में क्या बना, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग है, अभी टूटा नहीं है पूरा, और इनके बीच में भी है, और इन्होंने सबने एक टेम्परेरी एक बॉन्डिंग कर ली। तो ये जो है ये मध्यवर्ती है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद में ये टूट जाते हैं ये वाले, और HI और HI ये बन गया हमारे पास में उत्पाद। उत्पाद की जो ऊर्जा है उसे दर्शाया गया है EP से। तो ध्यान देना, हमारे पास में 3 ऊर्जा है। पहली है अभिक्रियकों की औसत ऊर्जा ER, और जो संघट करने वाले टकराने वाले जो अभिक्रियक है उनकी वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम पर वो टूटते नहीं रासायनिक बंध उनके, तो वो हो गई हमारे पास में ET, जिसको देहली ऊर्जा कहते हैं। और जो उत्पाद बना उसकी जो ऊर्जा है वो है EP। तो ध्यान देना 3 प्रकार की ऊर्जा आई है हमारे पास में। अब देखो, अब बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा की। तो देखो सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। देहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा का जो अंतर है उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो देखो EA सक्रियण ऊर्जा को यानी एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसको EA से दर्शाएंगे। तो EA बराबर ET माइनस ER। अब ET ER का हमने डिस्कस यहां पर कर लिया है। तो ET माइनस ER यानी देहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा का जो अंतर है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब इसकी परिभाषा जो है 2 तरीके से बताई गई है। अब तो यहां पर आप दोनों में से जो अच्छी लगे वो कर सकते हैं। पहले में बताया हमने कि किसी अभिक्रियक को दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा, अभिक्रियक कौन है यहां पर, ये रहे H2 और I2, कोई दूसरे समीकरण में कोई और हो सकते हैं। तो किसी अभिक्रियक को दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर अतिरिक्त ऊर्जा नहीं दोगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं। तो किसी अभिक्रिया को दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा जिससे क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब उनके बीच में मध्यवर्ती बनेगा। तो ध्यान देना, इसको हम दूसरे रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं सक्रियण ऊर्जा को, कि मध्यवर्ती जिसे सक्रियत संकुल कहते हैं। जैसे कि यहां पर यह मध्यवर्ती बन गया C,
सक्रिय संकुल बोलते हैं इसको। तो इसके बनने के लिए, या विरचन, एक विरचन जो वर्ड आया है, विरचन का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना, बनाना। तो यहां पर मध्यवर्ती के बनने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो इससे ये अभिक्रियक है और इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, अतिरिक्त ऊर्जा देंगे तो ये बनाएंगे मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती बनाने के लिए हमें ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा जो है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, EA। तो ये सक्रियण ऊर्जा का फंडामेंटल है। अब एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार हो रही है। क्या ग्राफ ऊर्जा और जिस तरफ अभिक्रिया हो रही है उसके बीच हम ग्राफ बनाएंगे अभी। तो देखते हैं इसका बेसिक फंडामेंटल। तो देखें, एक ग्राफ बनाया है जो स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में बना है। तो ध्यान देना, अभिक्रिया निर्देशांक क्या है कि भाई इधर उत्पाद है, इधर अभिक्रियक है और इस तरफ अभिक्रिया हो रही है और इधर उत्पाद बन गए। यानी अभिक्रिया का जो प्रोग्रेस है, किस तरफ हो रही है अभिक्रिया, वो डायरेक्शन है बस। इधर अभिक्रियक और इधर उत्पाद। तो ये अभिक्रिया निर्देशांक है। यहां से यहां पहुंच रहे हो, इसका मतलब अभिक्रिया होकर उत्पाद बनाया है या उत्पाद बना है। तो यहां पर हमने पहले ही कहा था कि 3 प्रकार की ऊर्जा हमने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने सबसे पहले औसत ऊर्जा, अभिक्रियकों की औसत ऊर्जा ER। तो यहां पर H2 + I2 जो है ये अभिक्रियक है और इनकी जो औसत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जिसे टकराएंगे, तो ये औसत ऊर्जा इनकी है ER। तो इसको इस वाली लाइन से दर्शाया गया है, यहां ध्यान देना यहां पर। और अब हमें अभिक्रिया करवानी है तो ये मध्यवर्ती बनाने के लिए हमें इनको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो हमने ऊर्जा दी। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? देहली ऊर्जा जितनी। तो यहां पर ये जो ऊपर टॉप मोस्ट दिख रहा है, यहां पर ये लाइन, ये है देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले, ET। तो ये देहली ऊर्जा है। इससे कम ऊर्जा पर रासायनिक अभिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं। तो नए बॉन्ड कहां से बनेंगे? जब पुराने वाले बॉन्ड नहीं टूटेंगे, रासायनिक बंध टूटेंगे नहीं, तो नए वाले बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये देहली आवृत्ति है उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो ये भी कह सकते हो आप कि मध्यवर्ती बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो आपने दी। तो ऊर्जा दी, तो देखो ये ऊर्जा इतनी बढ़ते बढ़ते ये ऊर्जा आ गई। यहां पर इतनी ऊर्जा दी तो यहां पर एक ये मध्यवर्ती बन गया। इस मध्यवर्ती को सक्रिय संकुल भी कहते हैं। तो इस वाली स्थिति में क्या बना है? सक्रिय संकुल बना, यानी ये बना है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये थोड़ी देर के लिए रहता है और इसके बाद में हमारे पास बनता है इसका उत्पाद। जब मध्यवर्ती से वापस उत्पाद बनता है तो बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यहां से यहां वाले स्टेप में बॉन्ड टूटे हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, ऊर्जा इनको दी गई थी। यहां से यहां आएंगे तो HI के बीच में बॉन्ड बने हैं। तो जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो वापस ऊर्जा मुक्त करेंगे। तो यहां से मध्यवर्ती से ऊर्जा मुक्त होगी। तो देखो ऊर्जा घटती 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 इतनी होगी कम। तो ये उत्पाद की ऊर्जा है EP। तो ये वाला हमारे पास बन गया 2HI। तो ये उत्पाद की ऊर्जा है। अब ER और EP के बीच जो अंतर है ऊर्जा का, ये अभिक्रिया की एंथैल्पी है, HI। एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियक से उत्पाद बनने में या तो ऊर्जा बाहर निकलती है या वो ग्रहण होती है। तो ये एंथैल्पी है। अब ये एंथैल्पी किसके बराबर होगी? तो ध्यान देना, ये जो डेल H है इसका मान मिलेगा हमें ER - EP। जो औसत ऊर्जा है अभिक्रियकों की, उसमें से इसकी निकाल दो, माइनस कर दो उत्पादों की, जो हमारे पास अंतर आएगा वो है एंथैल्पी। तो ये है अभिक्रिया
एंथैल्पी डेल एच। और ईटी और ईआर का जो अंतर है बीच में जो, उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, जिसके बारे में हमने यहां पर अभी डिस्कस किया था कि ईटी माइनस ईआर जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, ईए। तो ये सक्रियण ऊर्जा है। तो ग्राफ उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा इसमें कुछ इतना कोई हार्ड वाला मामला नहीं है। एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में यहां लिखा हुआ ए, यहां लिखा हुआ बी, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ए यहां पर अभिक्रियक है और ए से बी यहां पर उत्पाद बन गया, बस। ए अभिक्रियक, सी यहां पर सक्रिय संकुल मध्यवर्ती बना, जिसका वो अस्तित्व है नहीं, वापस उत्पाद बन गया, तो ए से बी अभिक्रिया हुई है बस। जैसे आर से पी करते हैं वैसे ही ए से बी किया हुआ है। और अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब यह है कि अभिक्रिया ऐसे हो रही है, इधर अभिक्रियक है और इधर उत्पाद है। ये बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान देना। और ये इधर स्थितिज ऊर्जा है इनकी।